बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फरमाया गया है कि इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे शेयर करने से ये मज़ीद बढ़ती है। तो आप लोग किसी से भी अगर अच्छी बात कोई सुनते हैं, नॉलेजफुल कोई बात अगर किसी से सुनते हैं, तो उससे भी कोशिश किया करें कि दूसरों तक पहुंचाया करें, क्योंकि अच्छी बात को, नॉलेजफुल बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना ये भी एक सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला हमारा ये काम को कबूल व मंजूर फरमाए और इसके अंदर बरकत भी अता फरमाए। तो हमारे जो चैनल है इसके अंदर हम लोग बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आप लोगों तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहुंचा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से और बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के हवाले से स्टडी किया था। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पाया जाने वाला, उनके सेल्स के अंदर पाया जाने वाला बेसिक जो लिक्विड है, सब्सटेंस है, मोस्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जिसकी वजह से एक सेल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खासियत हासिल कर लेता है, डिफरेंस है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या एक लिविंग सेल को फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस की हम लोग बात करेंगे, लिविंग सब्सटेंस की बात करेंगे, और वो सब्सटेंस आगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे बन जाता है, तो उसकी भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इसी के हवाले से हमारा आज का लेक्चर होगा, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग कम्युनिटी और पूरी एक बायोस्फीयर, वहाँ तक एक सिंगल सेल से लेकर एक बायोस्फीयर तक कौन कौन से लेवल्स आ जाते हैं, वो हमारा इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्यों हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, वो असल में हमारा आज का लेक्चर होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इनकी लाइफ मेंटेन है। अब लाइफ अपनी वो कैरी आउट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ जो मेंटेन है, उनकी लाइफ जो कैरी हो रही है, चल रही है आगे, वो किस वजह से, वो असल में हम लोग कहते हैं कि इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनके अंदर परफॉर्म होते हैं। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी लाइफ को मेंटेन करता है। तो मल्टी सेलुलर के अंदर तो हम लोग कह देते हैं कि उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होता है और एक पूरा इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम लेवल तक वहां पे चला जाता है और पूरा इंडिविजुअल उसके बाद मल्टी सेलुलर बन जाता है। वो तो कम्प्लेक्स हम लोग मानते हैं कि हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम की वजह से। लेकिन तो अभी मैंने हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की बात की शुरू के अंदर, लेक्चर को शुरू करने से पहले। तो हाईली और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो तो दूसरा हम लोग कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी है। तो इससे हमें पता चला कि वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो उसका आगाज कहाँ से होता है, वो असल में मौजूद किसके अंदर, वो सेल के अंदर मौजूद है। जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों की लाइफ को मेंटेन किसने किया हुआ है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ने। और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहे हैं, वो हाईली कम्प्लेक्स सब्सटेंस की मौजूदगी में। वो एंट्री के ऊपर मैं इसका नाम भी आपको बता दूंगा कि हाईली कम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन सा है। अच्छा, तो कोई भी अगर हम लोग बात करें, इवन सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसकी भी लाइफ मेंटेन हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शंस की मदद से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस सब्सटेंस की जो मौजूदगी है, वो किस वजह से आई है, बना कैसे है, कौन से एलिमेंट्स की वजह से बना है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें इस अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जो दूसरा एलिमेंट्स हैं, केमिकली जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। उन 92 में से ही जो 16 है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी बनाने के अंदर, वो प्रोटोप्लाज्म बनाने के अंदर उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो 16 है टोटल, उनको हम लोग कहा जाता है बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी बनाने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो उन्हीं 16 बायो एलिमेंट्स में से अगर हम लोग बात करें, जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो 99% बॉडी का मैस बना रहे हैं, और बाकी जो 10 बायो एलिमेंट्स होंगे वो ओनली
1% बॉडी का मास बनाने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो इन्हीं के आगे हम लोग अगर परसेंटेज की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो बायो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों है ज्यादा? ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, ये हाईली परसेंटेज अगर हम लोग इसकी कहें तो 65% ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। 65% हमारी बॉडी से बन रही है। तो अब जाहिर बात है, हम लोग जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसी ब्रीदिंग के दौरान गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो सपोज वाटर की अगर बात कर लें हम लोग, तो वाटर के अंदर भी कंटेंट है ऑक्सीजन का। उसके अलावा हमारे जब हम लोग ब्रीदिंग लेते, सांस लेते हैं ब्रीदिंग के दौरान, तो वो जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स के जरिए जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है, उस उन ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मौजूद है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वही हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी आउट करती है ऑक्सीजन को। तो इसी वजह से हम लोग कह देते हैं कि सबसे हाईली जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की वो 65% हमारी बॉडी का मैस बनाने के अंदर जो हेल्प कर रही है। अच्छा, उसके अलावा कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है इसकी परसेंटेज 18% है। अब कार्बन अगर हम लोग बात करें हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, प्रोटीन मौजूद हैं, लिपिड्स वगैरह मौजूद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बन का कंटेंट मौजूद है उनके अंदर। और उसके अलावा प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड के अंदर देखा जाए उसमें भी कार्बन का कंटेंट मौजूद है। तो इसी हवाले से अगर हम लोग बात करें तो 18% जो है कार्बन मौजूद है हमारी बॉडी बनाने के अंदर। बॉडी सेल के बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स बनाने के अंदर भी इसका अहम रोल है कार्बन का। उसके अलावा हाइड्रोजन की अगर बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन जो है वो 15% हमारी बॉडी बनाने के अंदर हेल्प कर रहा है। अब हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं वाटर की, जैसे ऊपर मैंने बात कर ली, तो वाटर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। 60% हमारी बॉडी का जो वेट है वो वाटर के ऊपर मुश्तमिल है। तो वाटर बनाने के अंदर हाइड्रोजन का भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है, ब्लड के अंदर वाटर मौजूद है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे वाटर मौजूद है। तो उस वाटर के साथ कंटेंट है हाइड्रोजन का, वाटर के अंदर ही कंटेंट है हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। तो वो जो हाइड्रोजन है वो 15, इसी वजह से हम लोग कहते हैं 15% जो है हमारी बॉडी वो हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। 15% इसमें अमाउंट मौजूद होगी। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है तकरीबन हम लोग कह देते हैं कि 3% नाइट्रोजन मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। टोटल बायो एलिमेंट्स के अंदर से हम लोग बात करें अगर, नाइट्रोजन कहाँ पे मौजूद है, हम लोगों ने बात की कि सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उस प्रोटीन का बेसिक जो यूनिट होता है अमाइनो एसिड, तो उस अमाइनो एसिड के अंदर भी अमाइनो ग्रुप होता है जहाँ पे नाइट्रोजन जो मौजूद होती है। तो वही नाइट्रोजन जो है हमारे सेल का स्ट्रक्चर भी बनाने के अंदर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के अंदर, और हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, अमाइनो एसिड मौजूद है, और अमाइनो एसिड के अंदर वो नाइट्रोजन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ दूसरा अमाइनो ग्रुप। तो 3% इसकी अमाउंट मौजूद होगी। कैल्शियम की जो अमाउंट है हम लोग बात कर लेंगे वही 2% होगी। कैल्शियम हम लोग अगर कह लेंगे सपोज हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम मौजूद है, और दूसरा ये एक मिनरल है, स्टोर मिनरल के फॉर्म में भी हम लोग कह देते हैं कि ये मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो ये 2% हमारी बॉडी का सब्सटेंस बनाने के अंदर, बॉडी बनाने के अंदर ये हेल्प करें सब। उसके अलावा फास्फोरस की अगर बात करें तो ये ओनली 1% मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। फास्फोरस पे भी मैंने बात की, बोन्स के अंदर मतलब जो मिनरल स्टोर होते हैं जिसकी वजह से बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उनमें फास्फोरस भी आ जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही जो मिनरल्स हैं ये हम लोग कह देते हैं कि हमारी बोन्स के अंदर ये स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। तो इसकी जो अमाउंट है 1% आ जाती है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इन 6 बायो एलिमेंट्स के अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं जिनकी अमाउंट 1% से भी कम है। तो उनकी अगर हम लोग बात करें, उनके अंदर पोटाशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है और आयोडीन है। तो ये 10 अदर बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी अमाउंट 1% से भी कम है। तो इनकी अगर परसेंटेजेस की बात की जाए तो जो पोटाशियम है हमारी बॉडी के अंदर ये तकरीबन 0.35% मौजूद है। पोटाशियम 0.35% मौजूद होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर।
उसके अलावा सल्फर की अगर हम लोग बात करें, इसकी परसेंटेज जो है वो 0.25% होती है। और क्लोरीन की जो अमाउंट है हमारी बॉडी का मैस बनाने के अंदर, इसका जो रोल है वो 0.15% है। और जो सोडियम की अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन है, उसकी परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें टोटल बायो एलिमेंट्स में से, तो इसकी भी अमाउंट 0.15% है। अब ये सोडियम और क्लोरीन की अमाउंट सेम है, इनकी परसेंटेज सेम है। हमारी बॉडी के अंदर हम लोग बात करें टेबल सॉल्ट की, तो वो जो टेबल सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में जब इनको इकट्ठा किया जाता है एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दोनों की जो अमाउंट है 0.15% होगी। उसके अलावा मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें, तो मैग्नीशियम की जो अमाउंट है 0.05%, 0.05% मैग्नीशियम मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी जो सब टोटल एलिमेंट्स में से की जो परसेंटेज आ जाती है। उसके अलावा आयरन की अगर अमाउंट देखी जाए, तो आयरन की अमाउंट तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर 0.004% होगी। और अब बाकी जो आ जाते हैं, मैंगनीज आ जाता है, कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, इनकी अमाउंट इससे भी कम है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कह देंगे ट्रेस अमाउंट के अंदर मौजूद है। ये क्या है चारों, ट्रेस अमाउंट के अंदर मौजूद हैं। इनकी अमाउंट 0.004 से भी कम आ जाती है, बहुत कम ये मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, इनकी परसेंटेजेस। तो ये जो चारों हैं लास्ट वाले, ये क्या है ट्रेस अमाउंट में है, और बाकी जो है इनकी परसेंटेज आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। आगे नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसकी वजह से मैंने ये अलग इसका लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर लेवल्स हम लोग इसके स्टडी करेंगे। तो असल में इसका मकसद क्या था वो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। स्पेशल जो प्रॉपर्टीज हैं बायो एलिमेंट्स, अब जाहिर बात है शुरू में मैंने बताया आप लोगों को कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, तो वो स्पेशल्स हैं, उनके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। अब वो जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो असल में किस वजह से आई हैं, जिस वजह से सेल्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक खासियत उन्होंने हासिल कर ली है, उनको हम लोग डिफरेंट करा देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इसी वजह से फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो असल में वो खासियत किन के अंदर है, असल में वो खासियत है बायो एलिमेंट्स के अंदर ही। अब जाहिर बात है हम लोग अगर बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अकेला अगर सेल रख देते, सेल के अंदर कोई चीज़ ना होती, सेल के अंदर हम लोग कह देते कि ये अगर बायो एलिमेंट्स ना होते तो वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हम लोग उसको लिविंग ना कह पाते। तो यहाँ पे अगर बात करें स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ बायो एलिमेंट्स की, वो क्या काम कर रही है, मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ये काम क्या कर रहे हैं, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर रही हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। इसी वजह से हम लोग अगर बात करें तो अप्रोप्रिएट एज बेसिस फॉर लाइफ, असल में यही क्या है, लाइफ की बेस है। मतलब सेल की जो लाइफ है वो किस पे बेस कर रही है, वो इन्हीं बायो एलिमेंट्स के अंदर जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं उसी के ऊपर बेस कर रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस की वजह से, जो कि बायो एलिमेंट्स की वजह से बना है, तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि कम्प्लेक्सिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, और वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। अब एक दफा अगर बन गया है, लाइफ बन गई, सेल बन गया है, तो अब उस सेल ने आगे कैरी आउट भी करना, उसकी लाइफ भी कैरी आउट होगी। तो उसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, या अगर एक से ज्यादा सेल है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो सभी इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो सभी के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर तो वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स चलेंगे आगे, तो ही वो जो लाइफ है उनकी वो आगे चलेगी, वरना लाइफ वहां पे ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी।
तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर है वो काम क्या करते हैं, वो हेल्प क्या करते हैं टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात की कि 65% है, वो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, वो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है, तो अब हमने बाहर से एनवायरनमेंट से इसको गेन करना है। तो हमारे अंदर वही रेगुलेटरी मैकेनिज्म होंगे जो कि इसकी रेगुलेशन को रेगुलेट करेंगे, ऑक्सीजन के अमाउंट को, वाटर के अमाउंट को, बॉडी की वेस्ट को रेगुलेट करते हैं। तो वही रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को विद देयर एनवायरनमेंट। जब वो विद देयर एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट कर लेंगे तो वही जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उनकी लाइफ को सस्टेन करने के अंदर हेल्प करेंगे। वो जो सस्टेनेबिलिटी है वो कैसे आएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर पाएंगे और उनकी बॉडी के अंदर जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेके जाते अंदर तो हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑक्सीजन की वजह से परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज हार्ट है, तो हार्ट ने पंप करना है ऑक्सीजन को, ब्लड को, और उसी के जरिए ऑक्सीजन भी सप्लाई होगी। तो हम लोग कहते हैं वो जो हार्ट है उसने भी पंप करना है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होगा, वो पंप नहीं करेगा, ब्लड को पंप नहीं करेगा हार्ट, तो उसका फंक्शन भी नहीं होगा परफॉर्म, तो उसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं रहेगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए उनके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, और वही रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हेल्प करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आगे अपनी लाइफ को सस्टेन करने के अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि अब जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाईली कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उसके अब हम लोग बात करने लगे हैं यहाँ पे, कि इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर हाईली कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्चुअल में बात करने लगा हूँ कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दोनों वर्ड हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में इसमें फर्क क्या है। प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म हम लोग कह देते हैं कि ये लिविंग सब्सटेंस है, और इस लिविंग सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, इसमें हम लोग कह देते हैं कि साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, और प्लस इसके साथ न्यूक्लियस भी आ जाएगा, प्लस इसके साथ न्यूक्लियस भी आ जाता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम लोग प्रोटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट कर पाएंगे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग कह देते हैं कि ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, मतलब ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी इसके अंदर, ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। ऑर्गेनेलिस के अलावा साइटोसोल आ जाता है इसके अंदर, साइटोसोल के अलावा डिफरेंट एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएंगे। और दूसरा ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंसेस हैं। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म आ जाएगा और प्लस साथ में न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये सारा एक फ्लूइड है, जिस फ्लूइड की वजह से जो हम लोग कहते हैं कि एक सेल जो है वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है, और अगर मल्टी सेलुलर के अंदर है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गन की लाइफ को मेंटेन कर रहा है, यही वाला प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की जो हम लोग कह देते हैं कि कंपोजिशन है वो किससे बनी है, वो इन्हीं बायो एलिमेंट से बनी है, और इन बायो एलिमेंट्स की इनकी परसेंटेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और इसी का जो बाकी अगला पार्ट होगा, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।